दोस्तों, तो आज हम लोग राष्ट्रीय आय के विषय में पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं कि आखिर राष्ट्रीय आय है क्या। तो कारक आय का समुच्चय राष्ट्रीय आय को मापने में एक महत्वपूर्ण घटक है। कारक आय यह किसी देश के निवासियों द्वारा किसी निश्चित अवधि में अर्जित सभी कारक आय का कुल योग दर्शाता है। यह उत्पादन के सभी कारकों अर्थात किसी राष्ट्र की श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमिता द्वारा प्राप्त मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ आदि जैसी कारक आय का कुल योग है। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। देखते हैं कि एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इस प्रकार जीडीपी क्या हुआ? जीडीपी अर्थव्यवस्था में सभी संस्थाओं के सकल मूल्यवर्धन माने ग्रोस वैल्यू एडेड जो भी है जीवीए जिसे कहता है। तो अर्थव्यवस्था में सभी संस्थाओं के जीवीए को जोड़ देंगे तो यही क्या कहलाएगा? जीडीपी। यानी जीवीए बराबर जीडीपी बराबर जीवीए। हाँ, राष्ट्रीय आय कुल योग का अनुमान या तो कारक लागत या बाजार मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो कुल योग है दो प्रकार से होता है। ठीक है, या तो कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट के आधार पर, और दूसरा क्या होता है मार्केट प्राइस के आधार पर। आर्थिक प्रदर्शन संकेतक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? तो सबसे पहले देख लेते हैं जीडीपी वृद्धि दर। यह देश का प्रदर्शन इंगित करता है। प्रति व्यक्ति जीडीपी यह अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास का स्तर इंगित करता है। ठीक है, जीडीपी क्या करता है? यह देश का प्रदर्शन इंगित करता है कौन सा देश कितना आगे है, कितना पीछे है। और प्रति व्यक्ति आय यह बताता है कि अन्य देशों की तुलना में यहाँ पर आर्थिक विकास की स्थिति क्या है। प्रति व्यक्ति जीडीपी। हाँ, प्रति व्यक्ति जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा माने पर कैपिटा जीडीपी माने कुल जनसंख्या से अगर भाग दे देंगे तो यह प्राप्त होगा। तो यह अन्य देशों से तुलना जो है वो निकल जाता है। एक है कि उत्पादन के कारक, कि कोई भी उत्पादन होता है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो परिभाषा देखें कि एक फर्म उत्पादन प्रक्रिया में जिन साधनों का उपयोग करता है, एक फर्म उत्पादन की प्रक्रिया में जिन साधनों का उपयोग करता है उसे उत्पादन के कारक कहते हैं। आमतौर पर इसके चार घटक हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। इसमें एनसीईआरटी में देखे थे उसमें एक और है, इसमें साहस को जोड़ दिया था। तो भूमि क्या है? भूमि लैंड क्या है? तो इसमें सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि ज़मीन से आने वाली सभी चीज़ें शामिल हैं। भूमि संसाधनों के बदले संसाधन मालिक द्वारा अर्जित आय को किराया कहता है। यानी कि भूमि से जो प्राप्त होता है आय उसे क्या कहते हैं? किराया। इसी तरह से श्रम क्या है? तो श्रम वह प्रयास है जिसके द्वारा लोग वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में योगदान करते हैं। श्रम से अर्जित आय को हम लोग क्या कहते हैं? मजदूरी। इसी प्रकार से पूंजी की बात करें तो वस्तुओं के सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों, मशीनरी, कर्मचारियों का वेतन का भुगतान आदि के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी संसाधनों के मालिक द्वारा अर्जित आय को क्या कहता है? ब्याज। इसी प्रकार से उद्यमशीलता क्या है? तो उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने के लिए उत्पादन के अन्य कारकों जैसे भूमि, श्रम और पूंजी को जोड़ता है। उद्यमिता के लिए भुगतान जो होता है उसे क्या कहते हैं? लाभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय इतिहास को देखें कि नेशनल इनकम के लिए किस तरह के प्रयास किए गए थे, उसके आकलन के लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए थे। तो ब्रिटिश काल के दौरान दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, BKR राव और RC देसाई जैसे उल्लेखनीय अर्थशास्त्री द्वारा राष्ट्रीय आय के कई अनुमान लगाए गए थे। सबसे पहला प्रयास 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था।
उनके द्वारा गणना की गई प्रति व्यक्ति वार्षिक आय एनुअल पर कैपिटा इनकम कितने रुपए थी? तो 20 रुपये मात्र थी। यह 1868 की बात है। फिर उसके बाद 1931-32 की बात करें तो डॉक्टर BKRV राव ने राष्ट्रीय आय के गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया था। ऐसा करते समय उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया, पहला प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में क्या था कि कृषि, वन, मत्स्य पालन और शिकार आदि शामिल थे। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं, व्यवसाय आदि शामिल थे। इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय के रूप में 62 रुपये की गणना की थी। 62 रुपये। 62 रुपये की गणना ये 1931-32 की बात है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी नहीं, ये BKRV राव। अच्छा, और दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये की थी। 1868 ईस्वी की बात है। अभी के राव ने 62 रुपये। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के प्रमुख के रूप में PC महालनोबिस ने किया था, जिसमें DR गाडविल और BKRV राव भी सदस्य थे। इस समिति की पहली रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनुसार 1948-49 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय 8,710 रुपये, माफ़ कीजिए 8,710 करोड़ रुपये थी और PCI पर कैपिटा इनकम 225 रुपये थी। यह 1948-49 की बात है। बाद में GDP के आकलन का काम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO को सौंप दिया गया और राष्ट्रीय स्तर पर CSO के अधीन पूरी तरह से विकसित राष्ट्रीय आय प्रभाग का निर्माण किया गया। 1955 से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के आधार पर CSO द्वारा राष्ट्रीय आय अनुमानों का संकलन किया जाता रहा है। हालांकि 2019 में केंद्र सरकार ने क्या किया, CSO और NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MOSPI के अधीन राष्ट्रीय, ये याद रखने की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री है। इसके अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO की स्थापना की। ये 2019 की बात है। ठीक है, CSO और NSSO मिला के NSO बना। हाँ, और राष्ट्रीय NSO को देख रहे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को देखें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अधीन 2019 में NSSO और CSO का विलय करके यह बनाया गया। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए NSO ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापक उपशीर्षक हैं इस प्रकार से, जैसे प्राथमिक या कृषि और संबद्ध क्षेत्र में देखें तो कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी हैं, मत्स्य पालन है। द्वितीयक में देखें तो खनन और उत्खनन है। दूसरा विनिर्माण है, विद्युत, गैस जलापूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं हैं और निर्माण है। ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। तृतीयक में देखें तो व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं हैं। वित्तीय, अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं हैं। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं
और हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं क्या क्या है। वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पाद इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्यवर्धनों का योग का संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसे ध्यान से समझें कि क्या कहा गया है कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, ठीक है। पहले तो इस बात को ध्यान देना है कि घरेलू सीमा के अंतर्गत और एक वित्तीय वर्ष में और क्या है कि घरेलू सीमा के भीतर सभी निवासियों द्वारा और गैर निवासियों द्वारा दोनों को मिला करके है, ठीक है। सभी निवासियों के द्वारा भी और गैर निवासियों के द्वारा भी बाजार मूल्य पर, यह है मार्केट प्राइस पर व्यक्त मूल्यवर्धनों का योग संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माना जाता है। यहाँ देश की घरेलू अर्थात आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल, सीमांतर्गत जल क्षेत्र एवं शेष विश्व में सीमांतर्गत विदेशी अंतः क्षेत्र जैसे दूतावास, सैनिक अड्डे आदि शामिल होते हैं, ठीक है। घरेलू सीमा के अंतर्गत केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्यवर्धन का योग या सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य की बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। आई बात समझ में? इसमें क्या है कि केवल निवासियों द्वारा, ठीक है, बाजार मूल्य पर केवल निवासियों द्वारा अंतिम जो मूल्य होता है वस्तु और सेवा का, उसका जो मूल्यवर्धन का जो योग होगा कुल मिलाकर के वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। हाँ, बाजार कीमत है तो बाजार कीमत पर, नहीं तो लागत मूल्य है तो लागत मूल्य पर। जीडीपी एमपी और जीएनपी एमपी में क्या अंतर है? बस वही है ना कि विदेशों से प्राप्त निवल आय को अगर हम इसमें जोड़ देंगे, हाँ, जीडीपी में जो विदेशों से प्राप्त निवल आय है उसको जोड़ देंगे और जो गैर निवासी है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यही क्या प्राप्त होगा, जीएनपी प्राप्त होगा। इसमें दिया है, इसे माइनस करना होगा। अब देखो निवल आय लिखा हुआ था, निवल आय का मतलब तो उस दिन में हम लोग पढ़े थे ना। निवल आय का मतलब क्या होता है, जो देश के लोग कमाया वो माइनस जो विदेश के लोग यहाँ पर भारत में, हाँ, वो माइनस कर तो वही विदेशों से प्राप्त निवल आय कहलाता है, ठीक है। तो निवल तो यहाँ पर तो सबसे अच्छा दिया हुआ है कि विदेशों से या दिया है ऊपर, विदेशों से प्राप्त निवल आय का मतलब क्या हुआ कि देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय, ठीक है। देश के निवासी अगर किसी दूसरे देश में अगर कमा रहे हैं वो आय, माइनस गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय। बात बुझाया? ये है भारत के आदमी जो बाहर कमा रहा है उसमें से अगर बाहर के आदमी भारत में कमा रहा है उसको घटा देंगे, हाँ, तो तो वह निवल आय है, वह विदेशों से प्राप्त निवल आय। हाँ, विदेश से प्राप्त सूद अलग चीज़ है। सूद या मतलब निवल मतलब नेट होता है जो, उसको निवल बोलते हैं। हाँ, ठीक है, वही बात बोल सकते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद माने एनडीपी, ये भी हम लोग पढ़े थे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद है। और यहाँ पर क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। तो क्या है जी कि जब किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग भी तो होता है। हाँ, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के
मूल्यों में कमी होती है, जिससे मूल्य ह्रास कहा जाता है। ठीक है, जितना हम लगाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे अब हम कोई 20 रुपए का हम चीज़ बनाते हैं, ठीक है, उसमें से कॉस्ट अगर 10 रुपये लगा है तो कितना होगा, 10 रुपया जो है वही होगा ना, तो ये मूल्य ह्रास होगा। हाँ, तो जो 5 रुपये, जो 20 रुपये में जो 5 जो हटाए हैं 10 रुपया, वो क्या है, मूल्य ह्रास हुआ। जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो यह क्या कहलाता है, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इसका परिभाषा भी इस तरह से, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP मार्केट प्राइस पर, तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, अब है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो यहाँ पर ऊपर घरेलू उत्पाद, यहाँ है राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय है किसी देश में, फिर ऊपर जो पढ़े हैं वही है, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा में एवं देश की सीमा के बाहर किए गए वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य है। इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ा जाता है और विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा लिया जाता है। इस अंतिम उत्पाद में मूल्य ह्रास की राशि को निकाल दिया जाता है। यही तो है जो ऊपर यही ना पढ़े थे, कहाँ गया, GNP सेम ही तो है, ये तो सेम ही दे दिया है, वही सेम टू सेम दे दिया है, नहीं समझे। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर नहीं, ये शुद्ध सकल है, ये नहीं है। इसमें क्या है कि मौद्रिक मूल्य में से, कुल में से, हाँ, लेकिन इस अंतिम उत्पाद में से मूल्य ह्रास की राशि को निकाल लिया जाता है। यानी कि अभी जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, मध्यवर्ती जो साधन लगे हैं, साधन का प्रयोग किया गया है, तो उस साधन के मूल्य को जो है हटा देते हैं, वही मूल्य ह्रास कहलाता है। ठीक है, उसमें लेकिन नहीं है, ऊपर वाला जो है क्या बोलते हैं, हाँ, वो ये जो है ना, यहाँ अलग बात है, ये इसमें मूल्य ह्रास को घटाया नहीं गया है और इसमें मूल्य ह्रास को घटाया गया है। और सिंपल से बात है ना, हम लोग भी तो ये भी तो पढ़े थे लूसेंट में कि मूल्य ह्रास को अगर जोड़ के अगर बोले, मूल्य ह्रास का रहते हुए बोले तो सकल शब्द लगता है, अगर घटाएंगे तो निवल लगता है, नेट या निवल जो शब्द है वो लगता है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा देते हैं। यही तो बात हम लोग बोल रहे थे। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर कहें, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। ठीक है, वही चीज़ है। विदेशों से प्राप्त निवल आय क्या होता है, तो भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय, यही तो बात है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, जहाँ मार्केट प्राइस है ना, यहाँ पर बस साधन लागत और कुछ नहीं है। ठीक है, तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय है कि उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य साधन लागत या उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, इस उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है वही उस उत्पादित वस्तु की लागत होती है। साधन लागत के अंतर्गत हम उत्पाद के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी को प्राप्त होने वाली आय, क्रमशः लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ आदि को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, ये साधन लागत की बात हो गई है। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उसमें क्या है, एक बाजार मूल्य होता है। तो बाजार मूल्य में जो उत्पाद बना है उसके आधार पर जो है वो राष्ट्रीय उत्पाद निकाला जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और इसमें क्या है, साधन लागत के आधार पर राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा करके भी प्राप्त कर, जैसे कि नीचे दिया हुआ है। निवल अप्रत्यक्ष कर एवं सब्सिडी के बीच का अंतर होता है। ठीक है, निवल अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, देखो, जो आर्थिक सहायता मिला माने सब्सिडी मिलता है ना, उसको घटा लिया जाता है। बाजार मूल्य पर, बाजार कीमत पर जो घरेलू उत्पाद जो हम निकालते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद
ले लेते हैं। इसमें से जो अप्रत्यक्ष कर जो होता है, जो देना पड़ता है, उसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। जो अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता है उसको ऐड करते हैं, और जो सब्सिडी मिलता है उसको हम लोग घटा लेते हैं। तो इस प्रकार से जीडीपी एमपी प्राप्त होता है, ठीक है। साधन लागत पर जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से क्या करते हैं, जो अप्रत्यक्ष कर है उसको जोड़ देते हैं, और जो आर्थिक सहायता जो मिला, जो सब्सिडी मिलता है उसको घटा देते हैं, ठीक है। जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी में यही संबंध है। आगे है कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, यह क्या है, तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सामान्य निवासियों एवं गैर निवासियों द्वारा प्राप्त की गई कुल साधन आय होती है, जिसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाकर एवं सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। देखो जैसे साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं तो क्या किया जाता है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, हाँ, माइनस परोक्ष कर प्लस सब्सिडी। उसमें क्या किए थे, परोक्ष कर को क्या किए थे, ऐड किए थे उसमें परोक्ष। अरे यही फार्मूला को देखो, यही फार्मूला को तुम उल्टा कर दो ना, इसको गणित के रूप में देखो। ये जो इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, तो सेम चीज़ है। माने अगर देखो जीडीपी एमपी निकालना होगा, जीडीपी एमपी निकालना अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी एफसी में से अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे और आर्थिक सहायता जो सब्सिडी है उसको घटा देंगे, और इसमें जो है वही उल्टा करेंगे, वही चीज़ है। आगे है कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय है एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के भीतर, ठीक है, घरेलू सीमा के भीतर सृजित कारक आय के कुल जोड़ है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर घटाकर प्राप्त किया जाता है। फॉर्मूला देखो कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि ये एनडीपी निकालेंगे तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एमपी में से क्या करेंगे, निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, ये है। देखो ये सब थोड़ा सा कठिन होता ही है, लेकिन एक दो बार चार बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। आगे है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से माने एफसी में से मूल्य ह्रास को हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। वही मूल्य ह्रास का मतलब क्या हुआ, देखो मूल्य ह्रास का मतलब विदेश से जो प्राप्त निवल आया है वो, ठीक है। यानी कि देखो ना ये वाला देखो ना, वही जो विदेशों से प्राप्त निवल आय का मतलब क्या होता है कि भारतीय नागरिक द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय, बस यही है। शुद्ध और सकल में इतने का अंतर है, देखो यही अंतर संबंध है जो ये दिया गया है। कोई बनाया था, हाँ लूसेंट में भी हम लोग ये सब पढ़ेंगे, हाँ ये थोड़ा समझने से हो जाएगा पूरा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ले देखो, एक मिनट कलम निकालने दो। हाँ यहाँ देखो जैसे जीडीपी एमपी है, हाँ मार्केट प्राइस, हाँ जीडीपी एमपी, इसमें क्या करते हैं, इसमें से अगर मूल्य ह्रास कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अगर घटा देंगे तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। नहीं यहाँ से देखो इसमें से अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे, हाँ, तब जाके जीडीपी एफसी प्राप्त होगा, हाँ, ठीक है, हाँ, जीडीपी एफसी, और उसमें से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो एनडीपी एफसी प्राप्त होगा, ठीक है। और एनडीपी एफसी में से अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष को जोड़ देंगे तो जीडीपी एमपी प्राप्त होगा, ठीक है। ये चीज़ है, मैंने इस तरह से वो चक्र बनाया गया है, वही चीज़ है। मैंने कम से कम 2 बार 4 बार जब पढ़ेंगे ना तब जाके क्लियर होगा थोड़ा सा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं कि पर कैपिटा इनकम, इसे तो आसान है कि किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय को
वहाँ के कुल जनसंख्या में समान विभाजन ही उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उस वित्तीय वर्ष के राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया। तो सिंपल सा बात है, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, ये पीसीआई निकालने या पर कैपिटा इनकम निकालने का सूत्र है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद को भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को उस वर्ष की जनसंख्या से भाग दें तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। यही ना बोल रहा था कि पर कैपिटा जीडीपी, एक होता है पर कैपिटा इनकम, एक होता है पर कैपिटा जीडीपी। तो देखो पर कैपिटा इनकम साधारण बात है कि राष्ट्रीय आय जो होगा, हाँ, नेशनल इनकम जो होगा, इसमें से पॉपुलेशन से अगर भाग दे देंगे सीधा सीधी तो वो प्राप्त हो जाएगा पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। लेकिन अगर क्या है कि बाज़ार कीमत पर, देखो बाज़ार कीमत पर अगर जीडीपी है, बाज़ार कीमत पर जीडीपी एमपी, इसमें अगर भाग दे देंगे कितना से, पॉपुलेशन से, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय आय के उपाय। तो इसमें है कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी क्या होता है, एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाला अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, तो जीएनपी देश के निवासियों के स्वामित्व वाले उत्पादन के साधनों द्वारा दी गई अवधि में किए गए सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं का कुल मूल्य का अनुमान होता है। जीएनपी निकालना होगा तो जीडीपी में से क्या करते हैं कि विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध कारक आय है उसको हम ऐड कर देते हैं, हाँ, या ऐसा कर सकते हैं, निवल जो बोल करके है, विदेशी निवल आय जो है उसको घटा देंगे, बात वही है। इस प्रकार जीडीपी का संबंध सीमाओं से है जबकि जीएनपी का संबंध नागरिकों से है। ठीक है, सीमाओं से, हाँ। शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है, शुद्ध अगर नेट निकालना है तो उसमें से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाएंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर निकालना हो तो क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें से मूल्य ह्रास को घटा देंगे। मतलब सिंपल हम लोग पढ़े ही थे कि मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो सकल से निवल प्राप्त होता है। ठीक है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यह वह जीडीपी होता है जो बाजार के प्रचलित मूल्यों पर तैयार किया जाता है। ठीक है, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, यह उत्पादन की कारक लागत जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, माने पूरा का पूरा उत्पादन करने में जो साधन में लगा ना, जो खर्चा हुआ, ठीक है, उसका जो टोटल मूल्य हुआ वह कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हुआ, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, इसमें से अप्रत्यक्ष कर को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे और सब्सिडी को हम लोग जोड़ देंगे, ये चीज़ है। अब तो आसान ही है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय कारक लागत पर एनएनपी के बराबर होता है। राष्ट्रीय क्या होता है, तो कारक लागत में क्या है, हाँ, मतलब साधन का जो कीमत है, साधन लागत जो है, साधन लागत, ठीक है, उस पर एनएनपी का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो है, तो राष्ट्रीय आय बराबर कारक लागत पर एनएनपी। नेशनल इनकम में भारत के केवल सामान्य निवासियों की आय शामिल है। नेशनल इनकम की गणना करते समय जो मायने रखता है वह है निवास की स्थिति, न कि नागरिकता की स्थिति। ठीक है, नागरिकता की स्थिति मायने रखती है, निवास की स्थिति वो मायने रखती है। जीडीपी को जीएनपी से बेहतर उपाय माना जाता है, जीडीपी को जीएनपी से बेहतर माना जाता है। क्यों, क्योंकि यह घरेलू उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, जहाँ रोजगार पैदा होता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, कर राजस्व अधिक है, निर्यात आदि अधिक है। जीएनपी का लाभ प्रेषण के रूप में प्रवाहित होता है। नाम मात्र बनाम वास्तविक जीडीपी का मतलब क्या हुआ, देखिए, वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति माइनस समायोजित माप है,
जो किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य दर्शाती है। स्थिर कीमतों या आधार वर्ष की कीमतों में व्यक्त किया जाता है। उत्पादन के प्रति व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या है? तो बाजार मूल्य गुने उत्पादित मात्रा है। दो कारणों से प्रति वर्ष इस अंतिम मूल्य में बदलाव होता है। पहला, वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक या भौतिक उत्पादन में परिवर्तन। दूसरा है कीमत में परिवर्तन। चूँकि दूसरा केवल मुद्रास्फीति का प्रभाव है, इसलिए निवेश और रोजगार परिदृश्य को प्रभावित करने वाला वास्तविक परिवर्तन पहले है। इसलिए वास्तविक अर्थों में जीडीपी की गणना करने के लिए मुद्रास्फीति का यह प्रभाव कम कर दिया जाता है। इस कम किए गए कारक को जीडीपी अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। ठीक है। जीडीपी अपस्फीति कारक क्या होता है? नाम मात्र जीडीपी बटा वास्तविक जीडीपी गुने 100। कम से कम ये फॉर्मूला तो हम लोग को जाने कि जीडीपी अपस्फीति कारक अगर निकालना हो तो नाम मात्र जीडीपी बटा वास्तविक जीडीपी से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे। यह जीडीपी अपस्फीति कारक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ संकेतक है। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन है ये। हाँ, जीडीपी ये वाला जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी क्या है? डिफ्लेटर। ध्यान दें, नाम मात्र जीडीपी कुछ और नहीं बल्कि चालू कीमतों पर जीडीपी है। ठीक है, नाम मात्र जीडीपी कुछ और नहीं क्या है बल्कि चालू कीमत पर जीडीपी है। जीडीपी एट करेंट प्राइस। और वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमत पर जीडीपी है। ठीक है। वास्तविक जीडीपी उत्पादन में परिवर्तन इंगित करता है, जबकि नाम मात्र जीडीपी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इस प्रकार नाम मात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी को आर्थिक समृद्धि का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि स्थिर रहेगा तभी तो मतलब सही आंकड़ा लगेगा। आधार वर्ष बेस ईयर। तो जीडीपी में वास्तविक वृद्धि या वास्तविक जीडीपी का मान प्राप्त करने के लिए चालू कीमत पर जीडीपी को आधार वर्ष की कीमतों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आधार वर्ष बेस ईयर के रूप में। सामान्यतः आधार वर्ष कीमतों में के उतार चढ़ाव से रहित एक सामान्य वर्ष होता है, जहाँ पर ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त आधार वर्ष जो है 11-12 को रखा है। पहले 2005-4 रहे थे, 11-12 अब 22-23। तो इसका निर्धारण कैसे होता है? इसका निर्धारण तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में कोई भारी उछाल या गिरावट नहीं हो तब। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोरोना के टाइम अगर कोई बेस ईयर रख देगा तो ये तो कोई नहीं, तो वो तो सही आंकड़ा नहीं ले, धंसने कौन बात नहीं, आंकड़ा मन पता नहीं चलेगा कि मतलब अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय के 8 पैमाने हैं। ठीक है ना। तो हम लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय के 8 पैमाने का या कुल योग जीडीपीएमपी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपीएफसी कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। यह क्या होता है? जीडीपीएमपी में से अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। एनडीपी ये फॉर्मूला है जो हम लोगों ने ऊपर देखा है ना, वही फॉर्मूला है। तो सकल में से अगर मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो शुद्ध प्राप्त होगा। घरेलू में से अगर NFIA प्लस कर देंगे तो राष्ट्रीय हो जाएगा। बाजार कीमत है, बाजार कीमत में से अगर अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो कारक लागत प्राप्त होगा। ये बेसिक बात है। राष्ट्रीय आय के अन्य प्रकार जैसे व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, यह चालू हस्तांतरण सहित परिवारों द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के कारक आय का कुल योग है। PI अर्जित और अनर्जित आय का कुल योग है। अर्जित मतलब कि जो कि कमाता है लोग, अनर्जित का मतलब कमाना नहीं पड़ा, जैसे कि किराया उराया से उसको मिल गया तो अर्जित का नहीं करना पड़ा उसको। यह व्यक्तिगत आय की श्रेणी में आता है। व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस अविभाजित लाभ माइनस परिवार द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान माइनस कॉरपोरेट कर प्लस सरकार और फर्म से परिवारों को भुगतान हस्तांतरण। ये है। व्यक्तिगत आय निकालते हैं
तो राष्ट्रीय आय माइनस निगमों का अविभाजित लाभ माइनस सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए शुद्ध ब्याज भुगतान माइनस मजदूरी कम संवितरण प्लस स्थानांतरण भुगतान प्लस व्यक्तिगत ब्याज और लाभांश आय, ये सभी व्यक्तिगत आय जो है पीआई है। सकल आय की उपश्रेणियाँ, सकल आय की उपश्रेणियाँ, ये सभी सकल आय की उपश्रेणियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय आय को मापने की विधि, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का योग या उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए साधनों को प्राप्त आय का योग या उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाला व्यय का योग ही क्या है, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि कौन कौन सी है, तो उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। एक तो उत्पादन के आधार पर हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, दूसरा है आय के आधार पर हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, और तीसरा है व्यय के आधार पर, खर्च के आधार पर। तो उत्पादन विधि को देखें, प्रोडक्शन मेथड को देखें, तो उत्पादन विधि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के अंशदान की माप प्रस्तुत करता है। ठीक है, कि जो भी उत्पादक करने वाली इकाइयाँ हैं उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका माप है ये उत्पादन विधि से। उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आसान बात है। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य क्या है, तो एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के भीतर सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि। कीमत जितना भी उत्पादक जो फार्म है, यूनिट है, वो उसका जितना ये हुआ उत्पादन हुआ वो सबको जोड़ लेंगे, तो वो उत्पादन विधि से हम लोग देश का राष्ट्रीय आय निकालेंगे। ठीक है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष, ये तो जगह जगह परिभाषा दिया गया है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में से क्या घटाते हैं, मूल्य ह्रास को घटा लेते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, देख रहे हो, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है ना, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। हाँ, साधन लागत पर जो NNP है, हाँ NNPFC यही राष्ट्रीय आय है। ठीक है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ये है। उत्पादन विधि की राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां बरतेंगे। इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कोई तुम पुराना कोई चीज़ बेचा खरीदा, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसमें शामिल की जाने वाली उत्पादित वस्तुएं उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, जहाँ का गणना किया जा रहा है ना, तो उसी फाइनेंशियल ईयर में वो खरीद बिक्री होना चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया में माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता है। माध्यमिक वस्तुओं का भी तो हम लोग देखे ना, इसमें लूसेंट में देखे थे माध्यमिक वस्तुओं का उदाहरण सब। एक परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित फल एवं सब्जियों का मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है। अवकाश में माने छुट्टी में, जैसे कोई आदमी छुट्टी में गया और जो है वो किया, तो उसको काउंट नहीं होता है। स्व उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इन सेवाओं का बाजार मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है। जैसे कोई अगर मान लेते हैं स्व उपभोग, अपना यूज के लिए अगर कोई चीज़ कर रहा है, तो वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है। ठीक है। तो ये सब हुआ कौन सी, ये उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय गणना करने की तकनीक है। और इनकम मेथड में क्या देखते हैं, आय विधि में क्या है, तो उत्पादक इकाइयों में जो आय जनित होती है, ठीक है, आय जनित जो आय पैदा करती है, वो उत्पादन के साधनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम होती है। ठीक है। उत्पादन का साधन लगा है तभी तो मैंने उससे आय प्राप्त हुआ। यह आय वास्तव में उत्पादन क्रिया में लगे सभी साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमों के संयुक्त प्रयोग का प्रतिफल होती है। माने जो कारक लागत जो हम बोलते हैं, साधन लागत, वो जो इन्हें लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में वितरित हो जाती है। राष्ट्रीय आय का आकलन एक वित्तीय वर्ष में एक देश में सामान्य निवासियों द्वारा, देख रहे हो, उसमें क्या है, उत्पादन विधि में
उत्पादन इकाइयों द्वारा, इसमें सामान्य इसमें सामान्य नागरिक द्वारा, ठीक है, सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का अर्जित जो कारक आय है कि कुल जोड़ के रूप में किया जाता है। आय विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों या संगठनों कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक या क्षतिपूरक आय, नगद मजदूरी एवं वेतन, किस्त के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान एवं सेवानिवृत्ति पेंशन, प्रचालन अधिशेष, लगान, ब्याज, लाभ, अवितरित लाभ, मिश्रित आय को जोड़कर मूल्यवर्धन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस विधि में किसी उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादन के साधनों को किया गया आय भुगतान, माने उसको जो जो साधन लगा उस साधन में जो उसको जैसे मजदूरी उसका जो भुगतान किया, हाँ, तो भुगतान ही साधन लागत पर शुद्ध मूल्यवर्धन होगा। और जब इसे आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादन इकाई के संबंध में आकलित किया जाता है तो यह साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NNPFC हो जाता है। ठीक है, यही NNPFC क्या है, राष्ट्रीय आय है। देख रहे हो, केवल फॉर्मूला सा दिया हुआ है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये क्या है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो ये वाला NDPFC प्लस विदेशों से प्राप्त जो है शुद्ध कारक आय। ये आय विधि से राष्ट्रीय आय गणना करते समय सावधानी क्या बरतते हैं, अब देखो कौन कौन आमदनी को नहीं जोड़ते, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब क्वेश्चन, सब आसान क्वेश्चन सब जो आने वाला चीज़ है। बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियाँ इत्यादि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। हाँ, अब जैसे गैर कानूनी कार्य जैसे चोरी, सट्टेबाजी, जुए, हाँ, इत्यादि को प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अचानक जैसे तुमको कोई लॉटरी लग गया, हाँ, या पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है। वृद्धा पेंशन एक तरफा भुगतान होता है, ठीक है, इसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि सेवानिवृत्ति से पहले की कारक सेवाओं से संबंधित होते, इसलिए राष्ट्रीय आय में आकलन किया जाता है। देखो, पेंशन में और वृद्धा पेंशन में फ़र्क होता है। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अगर रिटायर होता है, अगर उसको पेंशन दिया जा रहा है तो वो राष्ट्रीय आय में आकलन होगा। लेकिन अगर कोई वृद्धा पेंशन ले रहा है तो वो वृद्धा पेंशन हो तो सरकार दे रही है। हाँ, तो ये एक तरफा भुगतान है, माने ऐसा नहीं है कि वो कुछ किया है, उस माने ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से हाँ, सरकार दे रहा है। और पेंशन में क्या है ना कि पेंशन में तो ऑलरेडी तुम हाँ, वो चीज़ है। अब एक और तरीका है राष्ट्रीय आय गणना करने की, सबसे अंतिम है ये, तो व्यय विधि। व्यय विधि के अनुसार क्या है, कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। इस प्रकार राष्ट्रीय आय कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत का योग होती है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में देखा जाता है। इन व्यय को हम 4 वर्गों में रख सकते हैं। व्यय की बात है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण या विनियोग व्यय और निवल विदेशी निवेश। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो अब जब हम निकालते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP MP, तो जोड़ते किसको किसको है, तो C + I + G, ठीक है, C + I + G को जोड़ते हैं, उसमें निवल विदेशी निवेश को भी जोड़ते हैं। और निवल विदेशी निवेश क्या होता है, X - M, यानी कि निर्यात में से आयात को घटाते हैं। निर्यात को जोड़ते हैं और आयात को घटाते हैं, ठीक है, तो ये है। तो सकल घरेलू उत्पाद GDP बराबर क्या होता है, C + I + G + X - M, यानी कि निर्यात माइनस आयात, ठीक है। इसी प्रकार से GNP निकालेंगे तो GDP प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालेंगे NDP, तो GDP में से क्या होगा कि मूल्य ह्रास को घटा देंगे, तो यह क्या प्राप्त हो जाएगा, NDP। NNP निकालने के लिए GNP में से क्या करेंगे, GNP से मूल्य ह्रास को घटा देंगे। तो व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय गणना करते समय सावधानी हम देखें
तो कुल व्यय की माप करते समय दोहरी गणना से समस्या से बचने के लिए केवल अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाना चाहिए। पुरानी वस्तुओं पर किए जाने वाला व्यय इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे उत्पादन के वर्ष ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, बात समझ में आया कि कोई पुरानी वस्तु है उसको हम मतलब शामिल नहीं करते। हाँ, क्योंकि जिस समय उत्पादित हुआ तो उसी समय इसको काउंट कर लिया गया है। है। शेयर तथा बॉन्ड पर किया गया व्यय भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का यह अध्याय जो है राष्ट्रीय आय का अध्याय यह समाप्त होता है। तो फिर कल हम लोग एक नए अध्याय के साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहें इसे। धन्यवाद।